Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. Here we are doing preparation for IGNOU PGDRPC entrance examination and यहाँ हमारा चल रहा है यूनिट 5 डिसेबिलिटी स्टडीज एंड रिहेबिलिटेशन. क्लास 1 इसकी ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, वो चैनल पे आपको मिल जाएगी. टुडे वी आर गोइंग टू डू क्लास 2. सो लेट्स स्टार्ट. क्लास 1 में हमने किया था कंसेप्ट एंड मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी. आज वैसे तो हमें टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज करना था, लेकिन इससे पहले आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए. उसी के रेफरेंस से फिर आप टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज कर पाएंगे. एंड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आपके सिलेबस में भी है इस एंट्रेंस एग्जाम के. ये रहा, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016. तो इट्स बेटर कि हम पहले ये वाला टॉपिक कर लें, देन नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज करेंगे. ठीक है. सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में. सो लेट्स सी. एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी थे उनके जो राइट्स थे उनको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी इन लीगल टर्म्स. ठीक है. तो पहले ये सब चीज़ लीगली नहीं थी. सो ये इसलिए बनाया गया ताकि लीगली एक प्रोटेक्शन मिल सके पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स को, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी इंश्योर हो, उनकी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इंश्योर हो. तो इन सब चीज़ों के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी, एक एक्ट की आवश्यकता थी, ताकि उनके ये सारे राइट्स को प्रिजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके. इसलिए ये एक्ट बनाने की आवश्यकता थी. ठीक है. तो सबसे पहले इंडिया में एक एक्ट आया था इस चीज़ को लेके इन 1995 विच वॉज PWD एक्ट. ठीक है. PWD इज पर्सन विद डिसेबिलिटी. बिफोर 1995 ऐसा कोई प्रबंध नहीं था. ठीक है. सो इन 1995 आपका आया PWD एक्ट. ठीक है. PWD इज पर्सन विद डिसेबिलिटी. ठीक है. अब ये किस लिए बनाया गया था? ऑफ कोर्स लीगल प्रोटेक्शन के लिए. यहाँ पे 3 चीज़ें मेन थी इस एक्ट में कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर की जाए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, एंड फुल पार्टिसिपेशन. ठीक है. फुल पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए. जैसे कि कोई भी सोसाइटी में कोई भी और लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे पीडब्ल्यूडी का भी फुल पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए. ठीक है. तो ये 3 चीज़ें थी इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. तो ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स आपको एज इट इज़ ये याद होने चाहिए. पूछे भी जा सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के 3 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे? इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर करना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स देना, एंड फुल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना. ठीक है. अब इस एक्ट में दिस इज स्टिल नॉट योर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट. ठीक है. शुरुआत यहाँ से हुई लीगल प्रोटेक्शन की फॉर पीडब्ल्यूडीज. सो 1995 में आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट आया जिसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये 3 थे. ठीक. और क्या था इसके अंदर? इसके अंदर टोटल 14 चैप्टर्स थे आपके. ठीक है. इस एक्ट में आपके 14 चैप्टर्स थे एंड 7 डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई थी. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. सो अब जो 7 डिसेबिलिटीज थी वो कौन कौन सी इन्होंने कवर की थी? एक तो इन्होंने आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड की थी, ब्लाइंडनेस को कवर किया था. देन लो विजन को. ठीक है. देन आपकी लेप्रोसी क्योर्ड,
यानी कि लेप्रोसी क्योर होने के बाद अगर तब भी कोई इम्पेयरमेंट आ रही है देन दैट वाज इंक्लूडेड हियर, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर मतलब आपकी बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन एंड योर मेंटल इलनेस, ठीक है। ये 7 आपकी डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई थी इन PWD एक्ट विच केम इन 1995, ठीक है। अब इसमें क्या था, मेन क्राइटेरिया क्या था इन डिसेबिलिटीज का, कि जो डिसेबिलिटीज की परसेंटेज है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर अगर डिसेबिलिटी है तो एटलीस्ट इट शुड बी 40% इन अ पर्सन या मोर देन दैट। एंड उसके साथ ही हाउ इट इज एंश्योर्ड कि 40% है, इसके लिए दैट पर्सन शुड हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी मेडिकल अथॉरिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल मेडिकल अथॉरिटी, ठीक है। सो इसमें क्या था मेन कि द डिसेबिलिटी पर्सन मस्ट हैव एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी, एटलीस्ट क्राइटेरिया जो है वो डिसेबिलिटी का 40% डिसेबिलिटी, ठीक है, विद अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जो कि कब मिलेगा, डिसेबिलिटी की असेसमेंट होने के बाद, ठीक है। असेसमेंट होने के से पता चलेगा कि डिसेबिलिटी का परसेंटेज कितना है, वेदर इट इज 40%, बिलो 40%, मोर देन 40%। तो उसके आधार पे जो रिस्पॉन्सिबल मेडिकल अथॉरिटी होगी वो सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी के लिए इशू कर देगी, ठीक है, सर्टिफिकेट बाय अ मेडिकल अथॉरिटी। ओके, सो इतना आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, या इफ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन। पहली स्लाइड ये थी, ओके। सो नेक्स्ट इसमें और क्या, अब यहाँ पे जो अप्रोच फॉलो की गई थी ना, वो ये फॉलो की गई थी कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनकी सोशल वेलफेयर करनी है, ठीक है। तो उनको कुछ लाइक उनके अच्छे के बारे में सोचने के, उनका कुछ हम भला करें, इस टाइप से ये थोड़ी सी इस टाइप की अप्रोच थी इस वाले एक्ट में, ठीक है। सो द अप्रोच वाज सोशल वेलफेयर ऑफ PWDs। सोशल वेलफेयर, ठीक है, कि उनका कुछ मतलब उनके कुछ फायदे के लिए कुछ कर दें, इस टाइप के यहाँ पे थॉट प्रोसेस था। ओके, एंड फोकस किस चीज पे था, फोकस था कि हम अर्ली डिटेक्ट करें डिसेबिलिटी को, उनको अर्ली प्रिवेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। एंड एजुकेशन इंश्योर करें, एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करें, अगर कोई बैरियर्स हैं तो उनको हटाएं, सोशल बैरियर्स को हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग्स लेके आएँ जिससे कि PWDs को कुछ फ़ायदा हो, यानी कि उनका सोशल वेलफेयर हो। सो फोकस क्या था कि अर्ली डिटेक्शन करें एंड प्रिवेंशन करें डिसेबिलिटी को, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, ठीक है। देन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करें, है ना।
कोई बैरियर्स हों तो उनको रिमूव करें, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। अगर आपको याद हो, बैरियर हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। क्या होते हैं बैरियर? जैसे कि इनएक्सेसिबल बिल्डिंग है तो एक्सेसिबल बिल्डिंग प्रोवाइड करना, एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगा आपके बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में। जैसे कि एक्सेसिबल बिल्डिंग एंड एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन। एंड और क्या हो सकता है? प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग्स, ठीक है। जैसे अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना या ट्रेनिंग देना, रिहैब प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो वो आपके प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग्स में आ जाएगा, ठीक है। अब ये इंश्योर करने के लिए, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन रखी गई, ठीक है। रिजर्वेशन कितनी रखी गई? 3%, ओके। 3% इन गवर्नमेंट जॉब्स, ओके। 3% रिजर्वेशन for PWDs in government jobs, ठीक है। जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम फिल करते हैं गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट जॉब के लिए फिल करते हैं, तो यू माइट हैव सीन जो रिजर्वेशन का कॉलम होता है उसमें सारे जो रिजर्वेशन की कैटेगरीज होती हैं उसमें PWD का भी एक कॉलम होता है ना। सो 3% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड 3% ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट से जो फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ठीक है। 3% इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फंडेड, ठीक है। तो यहां पे ये चीज जो है इंश्योर करी गई इस एक्ट में, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो रिजर्वेशन, ठीक है। अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज थी इस एक्ट में? यहां पे इन्होंने इसको चलाने के लिए क्या किया गया? सेंटर लेवल पे ये आया, ठीक है। सो सेंटर एडवाइजरी बोर्ड बना पहले तो इसका, नेशनल लेवल पे सेंटर एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। एंड फिर उसकी फंक्शनिंग के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए इनके साथ हर स्टेट लेवल पे एडवाइजरी बोर्ड्स बने, ठीक है। सो एट ईच स्टेट लेवल यू कैन से स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। सेंटर के पास बाकी सारे जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन था, ठीक है। अब हर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के नीचे थी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज, ठीक है। जितने भी आपके, एक सपोज एक पर्टिकुलर स्टेट है तो उसके अंदर जितनी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी है यहाँ पे, ओके। अब इनका काम क्या था? यहाँ पे ये कैसे काम करते थे कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड जो है, ये फंक्शंस जो भी आपके एक्ट में फंक्शंस दिए गए हैं वो सुचारू रूप से चलें, ये इंश्योर करते हैं, ठीक है। सो दे परफॉर्म फंक्शंस असाइंड अंडर एक्ट। ये क्या करते हैं? परफॉर्म फंक्शंस असाइंड अंडर एक्ट, ठीक है। या फिर ये इंश्योर करते हैं कि
सेंटर इंश्योर करेगा कि स्टेट सही से फॉलो कर रहा है, स्टेट इंश्योर करेगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम सही से हो रहा है, ठीक है। जो भी असाइंड आपके इसमें टास्क हैं वो सब सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब आपकी जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, इसमें जो हाईएस्ट पोजीशन होती है इट इज चीफ कमिश्नर, ठीक है। चीफ कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडीज, यहाँ पे होता है आपका चीफ कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडीज, ठीक है। ऐसे ही आपका स्टेट लेवल पे क्या होगा, स्टेट कमिश्नर, ठीक है, स्टेट कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडीज, ठीक है। ये एकदम हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं आपकी इस एक्ट के अनुसार, ठीक है। अब इनके पास क्या होगा, इनके पास कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है। तो मेन पावर्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। इन दोनों के पास एक तो होती है फंड्स जो आता है, ठीक है, जो मनी आता है उसको मॉनिटर करने की पावर, ठीक है, पावर टू मॉनिटर फंड्स, ठीक है। और एक दूसरी पावर और होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पावर, वो है क्वासी जुडिशियल पावर, ठीक है, क्वासी जुडिशियल पावर। अब इस पावर का मतलब क्या होता है, क्वासी जुडिशियल मतलब एज सच तो दे आर नॉट कोर्ट, ठीक है। जुडिशियल पावर किसके पास होती है, कोर्ट के पास होती है, लेकिन क्वासी जुडिशियल पावर का मतलब क्या है, दे आर वेरी हाई अथॉरिटीज एंड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस दे कैन एक्ट लाइक कोर्ट, ठीक है। तो इन केस अगर किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई इशू आता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, कोई डिफिकल्टी इनइक्वालिटी उनके साथ होती है एंड उनको कंप्लेन रेज करनी है, तो दे कैन डायरेक्टली गो टू चीफ कमिश्नर ऑफ पीडब्ल्यूडी या स्टेट कमिश्नर ऑफ पीडब्ल्यूडी, यहाँ भी वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एंड दे कैन एक्ट लाइक कोर्ट फॉर देम, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये दो इनके मेन पावर्स हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो एक्ट आया था पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, इट वॉज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। So this is an important point in this act, okay. So I hope it is clear. PWD Act आपका यहीं तक है। जो मेन important overview kind of points हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम करेंगे RPWD Act. So you may note it down. ओके, सो अब हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट देखा। इसमें मेन पॉइंट्स हमने क्या देखे कि एक तो 7 डिसेबिलिटीज़ हैं, दूसरा ये वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए मेन इसका फोकस था, है ना, पीडब्ल्यूडीज़ को वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए। अब क्या हुआ कि इसमें चीज़ें ऐसे देखी गई कि सिर्फ 7 ही डिसेबिलिटीज़ क्यों, डिसेबिलिटीज़ तो और भी हो सकती हैं, है ना, एंड सिर्फ वेलफेयर ही क्यों, वाई नॉट टू स्ट्रेंथन द राइट्स, है ना, कि बजाय कि हम किसी का अच्छा कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम ये करें ना कि हम ये बोलें कि उनका राइट है, ये उनको राइट दो भाई, ये उनका राइट बनता है, ये कोई उनके ऊपर हम भला नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एहसान नहीं है कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर देयर वेलफेयर, है ना। तो दिस इज नॉट अ चैरिटी, दिस इज ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हुई एंड देन जो आपका यूएन कन्वेंशन था उसको इंडिया ने साइन किया, ठीक है, एंड कमिट किया कि हम अपनी कंट्री में भी ये सब चीज़ें, ह्यूमन राइट्स वाली चीज़ें एंड पीडब्ल्यूडीज़ के राइट की चीज़ें और स्ट्रेंथन करेंगे एंड इसी प्रकार के लॉज एंड एक्ट्स हम अपनी कंट्री में भी लागू करेंगे, ओके। तो इस तरीके से आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया इन द ईयर 2016, ठीक है। तो अब हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ योर करंट एक्ट ऑल्सो, ठीक है, वही आपका चल रहा है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ओके। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको
एक तो उस चीज़ पे काम हुआ जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज़ थी उनको बढ़ाया गया, ठीक है, और चीज़ों को इंक्लूड किया गया अंडर डिसेबिलिटी। एंड जो फोकस था वो वेलफेयर से राइट्स के ऊपर किया गया। हमने देखा ना पीछे वेलफेयर के ऊपर फोकस था, अब यहाँ पे इस केस में हुआ राइट्स के ऊपर फोकस, ठीक है। एंड 2007 में इंडिया ने क्या किया, यूनियन कन्वेंशन का जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज था उसको एग्री किया, उसको साइन किया, ठीक है। सो UNCRPD ये इन्होंने साइन किया, साइंड एंड रेटिफाइड, इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड, रेटिफाइड मतलब कमिट किया उस चीज को, ठीक है। व्हाट इज UNCRPD? इट इज यूनाइटेड नेशंस, UN का कन्वेंशन था ये, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। 2007 में इंडिया ने साइन किया एंड रेटिफाइड किया यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स के ऊपर था। इनका क्या मानना था, इनका मेन ये था कि भाई रिस्पेक्ट करो, ठीक है, पीडब्ल्यूडीज के राइट्स की रिस्पेक्ट करो, उनको इंक्लूसिविटी दो, उनको इन्वॉल्व करो सोसाइटी में, लाइक कि वो उन्हीं की सोसाइटी है, ठीक है। इट्स नॉट कि आप कुछ चैरिटी कर रहे हो उनके ऊपर, है ना, इट इज एज देयर सोसाइटी एज इट इज योर्स, ठीक है। तो रिस्पेक्ट देयर राइट्स, इंक्लूड करो उनको। तो ये इंडिया ने यहाँ साइन किया, इसको कमिट किया, प्रॉमिस किया। फिर इंडिया में ये RPWD एक्ट जो है ये पार्लियामेंट में पास हुआ, प्रेसिडेंट एसेंट मिला इसको, एंड देन इट वाज नोटिफाइड ऑन 28 दिसंबर 2016, ठीक है। RPWD एक्ट was notified on 28 December 2016, ठीक है। इसलिए इसको RPWD एक्ट 2016 कहते हैं। एंड ये फोर्स में कब आया, फोर्स में आया ये इन अप्रैल 2017, ठीक है। केम इनटू फोर्स यानी कि लागू कब हुआ, अप्रैल 2017, ठीक है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। एंड ये डेट्स वगैरह, ये ईयर हमें याद होना चाहिए। ओके, सो अब बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी की। पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यू हैव टू ऑलवेज रेफर इट एज PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड नॉट डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है। कई बार हम बोलते बोलते जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो डिसेबल्ड पर्सन इस तरीके से बोलने की टेंडेंसी रहती है, लेकिन दिस टर्म इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऑलवेज यूज इट लाइक दिस, ठीक है। डिसेबल्ड पर्सन नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। सो पर्सन विद डिसेबिलिटी की क्या डेफिनेशन आई हमारे एक्ट में? इट मीन्स इट अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट, ठीक है। ऐसा पर्सन जो गो थ्रू कर रहा है काफ़ी समय से किसी भी प्रकार की फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इम्पेयरमेंट से, है ना। एंड जब वो इंटरेक्ट करता है विद द बैरियर्स, यू नो नाउ बैरियर्स, ठीक है, वो बैरियर्स के साथ जब इंटरेक्ट करता है, इट हिंडर्स हिज फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी इक्वली विद अदर्स, ठीक है। तो जब वो बैरियर, अगर ऐसा कोई पर्सन है जो लॉन्ग टर्म से फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इश्यूज, इम्पेयरमेंट
से गो थ्रू कर रहा है एंड जब वो बैरियर्स के साथ इंटरेक्शन उसका होता है तो उसका जो पार्टिसिपेशन है ना वो हिंडर कर जाता है। दैट पर्सन कुड नॉट पार्टिसिपेट लाइक द अदर पीपल इन द सोसाइटी। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को क्या बोलेंगे? पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। बस इसकी डेफिनेशन जो थी एक्ट में, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखी। इसका सिंपल मतलब वही है जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में हमारा था कि 40% आपकी एटलीस्ट डिसेबिलिटी होनी चाहिए एंड डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम ऑथराइज्ड मेडिकल पर्सन। ठीक है, देन इट विल बी नोन एज पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ओके, सो एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम ऑथराइज्ड मेडिकल एक्सपर्ट। ठीक है, ऑथराइज्ड मेडिकल पर्सन, ऐसे पर्सन के पास। ठीक है, अगर आपकी एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी है या उससे ज्यादा है देन इट इज पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ओके, 40% का यहाँ बेंचमार्क है। सो इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डेफिनेशंस। तो देखा जाए तो जब तक हम ये चैप्टर नहीं कर रहे थे, ऐसा अगर ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, जब ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी, तो आपको डिसेबिलिटी का अगर मतलब बताओ तो हम एज ए इंग्लिश वर्ड का मतलब कुछ भी बता देते थे, है ना, डिसेबिलिटी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, किस तरीके से आपको वर्ड्स यूज करने हैं एंड दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आपको ऐसे ही बताना है। दिस आर द फॉर्मल डेफिनेशंस। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब इस एक्ट में जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उन प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं एंड प्रिंसिपल्स वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यूएन कन्वेंशन साइन हुआ था, यूएन कन्वेंशन में मेनली क्या बात थी कि आपको रिस्पेक्टफुल होना है, डिग्निटी इंश्योर करनी है आपको पीडब्ल्यूडीज की। ठीक है, सो व्हाट आर दीज प्रिंसिपल्स? लेट्स सी। रिस्पेक्ट for inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and independence of persons। ठीक है, हमें यहाँ पे डिग्निटी इंश्योर करनी है, इनहेरेंट डिग्निटी। ठीक है, इनहेरेंट डिग्निटी क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एनी रेस, एनी रिलीजन, एनी कंट्री, एनी कलर, एनी जेंडर, एनीथिंग, ठीक है, दैट पर्सन रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग इज रिस्पेक्टेबल। वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, वी हैव टू रिस्पेक्ट द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सो डिग्निटी उसकी हमें इंश्योर करनी है। रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ चॉइसेस उसकी होनी चाहिए। ठीक है, वो एज अ वन पर्सन अपने आप में वो जिस तरीके से भी करना चाहे अपनी चीज़ों को, ऑटोनोमस फंक्शनिंग उसकी होनी चाहिए। ठीक है, हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि ये नहीं कि हम उसको सजेशंस के तौर पे या इस तरीके से हम गाइड करने की कोशिश करें कि जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज हैविंग डिसेबिलिटी तो हम अपनी तरीके से उसकी लाइफ को जो है मोल्ड करने की कोशिश करें, है ना। नो, दैट पर्सन शुड बी एज ऑटोनोमस एज एनी अदर पर्सन। ओके, सो ये हमें इंश्योर करना है। फ्रीडम होनी चाहिए उनके पास अपनी खुद की चॉइसेस मेक करने की, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है हमें। ओके, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में उनको फुल पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इंश्योर करना है। रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity। ठीक है, and humanity। ठीक है, ये जो हमने आपका सोशल मॉडल में पढ़ा था, सेम वही बात है कि जो भी ये डिफरेंस है, ये डिसेबिलिटी है, इसको हमें इस तरीके से नहीं मानना है कि दिस इज समथिंग अनयूजुअल या समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स। ठीक है, यू हैव टू या वी हैव टू take it as human diversity। this is diversity and this is humanity। ठीक है, then
equality of opportunity. Okay, they should also be provided with all kind of opportunities. एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें बैरियर का रिमूव करना आ जाता है. इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है, यहाँ पे भी इंश्योर करना है कि मैन एंड वुमेन के बीच में भी यहाँ पे इक्वालिटी इंश्योर करनी है हमें, ठीक है. रिस्पेक्ट फॉर द इवॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities. अब जैसे हर एक बच्चे की अपने एस्पिरेशंस होते हैं, है ना, अपने एम्स होते हैं, उनकी चॉइसेस होते हैं, उनके पैशंस होते हैं, तो सेम पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रन जो हैं उनके भी जो अपने पैशंस हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं, वी हैव टू प्रिजर्व दैट, वी हैव टू प्रमोट दैट, वी हैव टू सपोर्ट देम कि हाँ वो अपने उसी तरीके से उनकी तरफ काम करें, अपने गोल्स की तरफ उनको अचीव करें जैसे कोई भी बच्चा करता है, ठीक है. सो वी हैव टू डू दैट. सो दीज आर फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट. फ्यू नहीं, जो भी एक्ट में है वो यही प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है. अब फोकस यहाँ पे क्या था, ह्यूमन राइट की तरफ था, है ना, ये हम देख चुके हैं, तो थोड़ा अब लिख भी लेते हैं. फोकस वॉज टूवर्ड्स ह्यूमन राइट. पीडब्ल्यूडी एक्ट में फोकस था सोशल वेलफेयर ऑफ पीडब्ल्यूडीज की, यहाँ पे था ह्यूमन राइट्स की तरफ फोकस. ठीक है. एंड क्या बोला था कि दिस इज अ शिफ्ट फ्रॉम चैरिटी बेस्ड टू राइट बेस्ड लॉज. ओके, सो यहाँ पे चैरिटी बेस्ड टू राइट बेस्ड लॉज. ठीक है, आई होप ये मतलब समझ आ गया. पहले के लॉ में इस तरीके से था कि हम उनका वेलफेयर कर रहे हैं, कि एज इफ हम चैरिटी कर रहे हैं कि कुछ तो हमने लाइफ में अच्छा काम किया है ना. जनरली भी आप देखते हो कि लोगों की टेंडेंसी क्या रहती है कि दे डोनेट या दे थिंक इट टू बी अ टास्क ऑफ चैरिटी, कि अगर हम किसी पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ कर रहे हैं तो इट इज़ अ चैरिटी, हम कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं. ठीक है, उस सेंस में करने की बजाय वी शुड डू इट इन अ वे कि हाँ हम कुछ वी आर डूइंग इट फॉर देयर राइट. ठीक है, ये उनका हक है. आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट डोनेट या यू शुड नॉट डू सम गुड कॉजेज. ठीक है, इट इज एनीवेज अ गुड कर्मा. ठीक है, बट उसका जो थॉट प्रोसेस है, इट शुड नॉट बी कि यू आर डूइंग सम चैरिटी on others. It is like that you are playing your societal responsibility, you are playing your social responsibility by strengthening another person. ठीक है, and bringing that person at the same level which he or she deserves. ठीक है, हमारा thought process इस तरीके से होना चाहिए. ओके, सो ये जो लॉ था ये क्या करता है, ये शिफ्ट करता है चैरिटी बेस्ड लॉज को राइट बेस्ड लॉ की तरफ. ठीक है, एंड इसमें और क्या चीज़ें स्ट्रेंथन की गई, यहाँ पे आपकी जो कंप्लेंट करने का मैकेनिज्म था, जो पेनल्टीज थी, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन की गई. ठीक है, कि गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई भी परेशान करता है किसी पीडब्ल्यूडी को या उनके हकों को वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो उन पे बहुत सीवियर पेनल्टीज़ का प्रावधान किया गया, जिसमें इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ फाइन्स है, इम्प्रिजनमेंट है. अगर एक बार ये ऐसा हुआ तो अलग तरीके की पनिशमेंट है, एंड अगर रिपीटेडली ऐसा हुआ बाय सेम पर्सन, सेम अथॉरिटी, सेम ग्रुप, तो फिर पनिशमेंट जो है वो और सीवियर होती चली जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अथॉरिटीज एंड स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट मैकेनिज्म आया. ओके, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑल्सो इट वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम मेडिकल मॉडल टू बायोसाइकोसोशल मॉडल. ठीक है, और यहाँ पे और एक क्या चेंज था कि यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ का काउंट जो है वो 7 से बढ़ के 21 हो गया. मैंने बताया ना, इसमें डिसेबिलिटीज़ और इंक्लूड कर दी गई. सो डिसेबिलिटीज़ 21 डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे आई. ठीक है, ओके, सो इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, देन हम आगे चलते हैं.
अब ये 21 डिसेबिलिटीज़ क्या हैं, एक बारी उनके नेम्स देखेंगे, बाकी डिसेबिलिटीज़ की जो डिटेल है वो तो ऑफकोर्स हम जो हमारा सेकंड टॉपिक है सिलेबस का टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ में हम ये 21 डिसेबिलिटीज़ ही करने वाले हैं, ठीक है। सो दीज 21 डिसेबिलिटीज़ आर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इनमें से कुछ तो आप देखेंगे जो आपकी वो 7 डिसेबिलिटीज़ पुरानी वाली हैं वो भी हैं, ठीक है। जैसे लोकोमोटर, लेप्रोसी, क्योर्ड पर्सन, ये सब वहाँ भी था, है ना। सो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी कौन कौन सी हैं आपकी RPWD एक्ट 2016 में, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, सेरिब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम्स, ब्लाइंडनेस, लो विजन, आप देख पा रहे होंगे नई जो इसमें ऐड हुई हैं। देन हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज की डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, देन क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस की डिजीज, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है। सो ये आपकी 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज हैं, ओके। अब जैसे कि हमने देखा था कि रिजर्वेशन थी PWD एक्ट में, तो यहाँ RPWD एक्ट में भी कुछ रिजर्वेशंस थी, वो कुछ काफ़ी रिजर्वेशन है वैसे तो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन वही जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे रिजर्वेशन आपकी 5% रिजर्वेशन तो इंश्योर की गई है इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर दोज रिसीव फंड फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है ये, या तो गवर्नमेंट या फंडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ एक इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत फंड जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट जो होते हैं, ठीक है, एडेड बाय और रिसीव एड बाय गवर्नमेंट, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, ठीक है। एंड 4% जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में ये रिजर्वेशन आई इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। एंड PWD एक्ट में आपकी 3% थी, राइट। अब यहाँ पे ये तो रिजर्वेशन हो गई, यहाँ पे टोटल चैप्टर्स आपके इस एक्ट में हैं 17, ठीक है। अब वैसे तो काफ़ी सेक्शंस हैं इसमें, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम यहाँ देख लेते हैं कौन से हैं, क्योंकि अगर वो आते हैं तो यू शुड नो, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, देन हम कुछ सेक्शंस करेंगे। ओके, सिलेबस में आपके सिर्फ ओवरव्यू है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, ठीक है। सो इसीलिए सेक्शंस भी जस्ट 3 to 4 सेक्शंस मैं यहाँ मेंशन करूँगी आपको, जो कि आई फाइंड कि दे आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, बट स्टिल जो हमने पॉइंट्स अभी करे हैं उनसे रिलेटेड है वो, ठीक है। सो सेक्शन नंबर 3 आपके इस एक्ट में जो सेक्शन 3 है, एटलीस्ट ये सेक्शन तो आप याद कर ही लेना, ये है आपका रिलेटेड विद इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसमें बात की गई है कि कैसे कैसे इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन हमें इंश्योर करना है, ठीक है। देन आपका सेक्शन 4 आपने देखा होगा, एक नई चीज हमने यहाँ पे विमेन के बारे में भी पढ़ी है ना, मेन विमेन में भी आपका जो है इक्वालिटी होनी चाहिए, ओके। तो ये वाला सेक्शन है पर्टिकुलरली फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। दिस सेक्शन बिलोंग्स टू विमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी।
ओके, देन आपका सेक्शन 7, ये है आपका किसी भी प्रकार का अगर कोई अब्यूज वायलेंस होता है पीडब्ल्यूडीज के ऊपर तो उसके बारे में जो चीज़ें हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसके बारे में जो भी कुछ आपके रूल्स रेगुलेशंस है वो सब इस सेक्शन 7 में दिए हुए हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, देन एक और इंपॉर्टेंट है सेक्शन 58। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट हैं, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, लेकिन अब सारे तो आप इसमें करेंगे तो फिर तो वो डिटेल्ड हो जाएगा, है ना, आपका ओवरव्यू ही करना है आपको एज पर योर सिलेबस। सो सेक्शन 58 में क्या है, आपको याद होगा ना, हमने ये देखा था कि डिसेबिलिटी के लिए 40% का बेंचमार्क होना ज़रूरी है एंड किसी भी पीडब्ल्यूडी के पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, तो जो आपको जो सर्टिफिकेट बनता है वो अंडर सेक्शन 58 बनता है। ठीक है, तो किसी के पास अगर दैट सर्टिफिकेट इज देयर विच इज लाइक सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 58 डिसेबिलिटी का, देन दैट इज द वैलिड सर्टिफिकेट। ठीक है, सो यहाँ पे आपका प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन मेंशन है, एक तो प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन। ठीक है, एंड मैंने बताया कि जो भी सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 58 बना होगा तो यानी कि उसने पूरे प्रोसीजर्स फॉलो करे हैं एंड दैट विल बी वैलिड। ठीक है, तो आपको जो सर्टिफिकेट बनता है डिसेबिलिटी का, इट इज मेड अंडर सेक्शन 58 ऑफ RPWD एक्ट 2016। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो expect questions from this act, so this topic is really important क्योंकि मेन आपका जो कोर्स है डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड, सो इट इज ऑल स्टार्टिंग विद दिस एक्ट, है ना, इसी पे बेस्ड है सारी चीज़ें। डिसेबिलिटी क्या होता है, बाकी कैसे कैसे लॉज बने हैं, हर चीज़ के लिए क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपके RPWD एक्ट में ऑफकोर्स गिवन है। तो दिस टॉपिक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ओके, आपके सिलेबस में हालांकि सिर्फ ओवरव्यू दिया था, लेकिन स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ करेंगे, जो आज हमने 21 डिसेबिलिटीज़ देखी। डिसेबिलिटीज़ में यही बताया गया है कि आपके क्या क्या सिचुएशन होने से वो चीज़ ये वाली डिसेबिलिटी कहलाएगी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी कब बोलेंगे किसी को, या विजुअल इम्पेयरमेंट कब बोला जाएगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट कब बोला जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड इतने आप RPWD एक्ट अच्छे से याद करना। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें ना याद करने का भी अच्छा है। ठीक है, नॉट जस्ट कंसेप्चुअल, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि क्या डेट है, कब आया, UNCRPD को साइन किया तब आया, तो ये चीज़ें आपको मतलब कि टाइमलाइन वाइज भी पता होना चाहिए कि पहले PWD एक्ट आया, देन इंडिया ने UNCRPD साइन किया, फिर आपका RPWD एक्ट आया। ठीक है, कौन से ईयर में आया, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मेरी टेंडेंसी यहाँ पे ये है कि आपको मैं इस तरीके से समझाऊं कि आपको वो चीज़ का कंसेप्ट समझ आए, आपको उसका बैकग्राउंड समझ आए, एंड देन आपको याद करना एकदम ईजी हो कि हाँ ये क्या था। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फैक्चुअल चीज़ें जब पूछी जाती हैं तो वो काफ़ी मतलब आपको एज इट इज़ याद होना भी ज़रूरी है ना। एंड मैं पोस्ट वाले सेक्शन, यूट्यूब में जो पोस्ट कम्युनिटी वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पे क्वेश्चंस भी मैं टाइम टू टाइम डाल रही हूँ, तो आपको जब भी टाइम मिले आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन चेक योर आंसर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, समझ आई हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।